As per rule 86B, notwithstanding anything contained in this rules, मतलब CGST के जो रूल्स हैं उन सारे रूल्स पर 86B will be prevailing. 86B prevail करेगा. The registered person shall not use amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99%. मतलब सिर्फ 99% ही यूज कर सकता है. In excess of that we cannot use of such tax liability. Very important, very important. Such tax liability मतलब यहाँ पर लायबिलिटी के 1% की बात हो रही है, लायबिलिटी का 99% की बात हो रही है, नॉट ऑफ टर्नओवर. ओके, टर्नओवर की बात नहीं हो रही. मतलब अगर मान के चलो 60 लाख का मेरा सेल्स था, इसके ऊपर लायबिलिटी है 18%. ओके, सो टोटल आएगा 10,80,000 बराबर. सो 10,80,000 इज माई ग्रॉस लायबिलिटी. ओके, इवन इफ आई एम हैविंग फुल आईटीसी, बहुत भर के आईटीसी, फिर भी मुझे 10,800 रुपया, कितना, 10,800 रुपया, 1%. ठीक है, सो 1% वुड बी पेड इन कैश. इज इट क्लियर? मतलब आई कैन यूज आईटीसी टू हाउ मच एक्सटेंट? कैन आई से 10,80,000 इंटू 99%? 99%. सो मैं 10,69,200 इतना ही आईटीसी यूज कर सकता हूँ टू पे दिस लायबिलिटी इवन इफ आई एम हैविंग फुल आईटीसी. क्लियर है? नीचे एग्जांपल वही है, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, बाद में देखेंगे. इन द केसेस वेयर, अभी ये कौन से केस में एप्लीकेबल होगा वो देखो. इन द केसेस वेयर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू की बात नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू की बात है. टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट. ओके, अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई. बहुत इंपॉर्टेंट. इन अ मंथ एक्सीड्स ₹50 lakhs. ठीक है, मतलब मेरा सप्लाईज जो है हर महीना 50 लाख के ऊपर होना चाहिए, तो ही मेरे को रूल 86B एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज आई कैन यूज फुल आईटीसी, आई कैन यूज फुल आईटीसी. तो मेरा जो सप्लाईज है वो कितना होना चाहिए? 50 लाख से ऊपर होगा हर महीना, तो ही मेरे को रूल 86B लगेगा. एंड 50 लाख किस तरीके से कंप्यूट करना है आपको? इस 50 लाख के अंदर आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं लेना है, आपका जीरो रेट सप्लाईज नहीं लेना, चाहे वो विथ पेमेंट हो चाहे वो विदाउट पेमेंट हो. ओके, सो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा टर्नओवर 80 लाख है हर महीना, लेकिन इसमें से मेरा 20 लाख का एक्सपोर्ट है, ओके, एंड 15 लाख का मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, ओके, एंड जो बचा हुआ है वो मेरा नॉर्मल सप्लाईज है. सो कैन रूल 86B विल बी एप्लीकेबल ऑन मी? एटी सिक्स बी लगेगा या नहीं लगेगा बताओ? विल 86B अप्लाई ऑन मी और नॉट? 20 लाख का क्या है अगेन? 20 and 15 बी ए कौन सा 20 लाख है मेरा एक्सपोर्ट्स, ये 15 लाख है मेरा एग्जेम्प्ट, तो बचा हुआ जो है वो टैक्सेबल है. हाँ, तो नहीं लगेगा. नहीं लगेगा. आई बात समझ में? हम्म. सो 86B लगने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है? आपका टर्नओवर ऑफ दैट इज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शुड बी एक्सीडिंग ₹50 lakhs. अगर 50 लाख एक्सीड किया, ओके, एंड एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया आप, देन यू हैव टू पे 1% इन कैश. ओके, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, टर्नओवर शुड एक्सीड ₹50 lakhs प्लस नॉट फॉलिंग इन एक्सेप्शन लिस्ट, नॉट फॉलिंग इन एक्सेप्शन लिस्ट. अगर ये दोनों चीजें आप लोग अगर फुलफिल करते हो, देन 86B वुड बी एप्लीकेबल. यस, टैक्सेबल ओनली. अब जीरो रेटेड में अगर विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है तो भी उसको एक्सक्लूड करने का, ये तुम लोग को ध्यान रखना है. पूरा जीरो रेटेड को ये लोगों ने एक्सक्लूड किया, मतलब चाहे वो विथ पेमेंट हो चाहे वो विदाउट पेमेंट हो, कुछ भी हो, यू हैव टू एक्सक्लूड इट. यू हैव टू एक्सक्लूड इट. इन सिंपल वर्ड्स इसका लॉजिक क्या है सुनो. विथ पेमेंट को एक्सक्लूड करने का लॉजिक बताओ चलो. जीरो रेटेड सप्लाई विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, जीरो रेटेड सप्लाई विथ पेमेंट ऑफ टैक्स.
Yes, 86B is not applicable with payment of tax. इसको एक्सक्लूड करने का क्या रीजन है अथर्व? इसका मतलब ये है कि ये जो टर्नओवर है ये कंसीडर नहीं होगा फॉर 50 lakhs. अगर आप साथ में दूसरा कुछ भी कर रहे हो तो दूसरे कुछ का टर्नओवर अगर 50 लाख के ऊपर हो तो 86 भी एप्लीकेबल हो जाएगा. समझा अथर्व? जो 50 लाख का अपन टर्नओवर देखते हैं ना, उस 50 लाख में ये टर्नओवर जो होगा इसको इंक्लूड नहीं करने का, ये अपना डिस्कशन है. दिस 50 लाख शुड इंक्लूड ओनली टैक्सेबल सप्लाईज, ओनली टैक्सेबल. अब क्वेश्चन मेरा आप लोग से ये है कि इसको अपन ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है इसके पीछे? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड दिस? बोलो लॉजिक बोलो. लॉजिक चाहिए, फटाफट बोलो. इनवॉइस डिटेल्स देना पड़ता है तो नहीं, सुनो, लॉजिक क्या है इसका कि जीरो रेटेड सप्लाईज विद पेमेंट ऑफ टैक्स में एक अजम्पशन होता है कि बर्डन पास ऑन नहीं किया. याद करो, बर्डन पास ऑन नहीं किया, ये अजम्पशन होता है. रिफंड चैप्टर में अपन ने देखा है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड. इसके ऊपर का जो टैक्स है वो खुद के जेब से पे करते थे. याद करो, याद करो, खुद के जेब से पे करके रिफंड लेते थे. कम ऑन, से क्या है, बराबर है. मतलब जीरो रेटेड सप्लाईज में गवर्नमेंट का अजम्पशन यही है कि यू कैन नॉट पास ऑन एनी टैक्स. आप टैक्स को पास ऑन नहीं करोगे. तो जब आप टैक्स को पास ऑन नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इस टर्नओवर के लिए हम लोग 86 भी नहीं लगाएंगे. फिर आई बात समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते. अभी कुछ नोट्स यहाँ पर पढ़ते हैं. Lot only takes into consideration taxable supplies, meaning thereby exports and exempt supply do not attract GST. ठीक है. It shall be noted that fake companies also pay their GST, but through ITC. The intent of law is to curb fake invoicing by requiring him to pay in cash. The term such liability shall be in cross liability on taxable outward supplies, which would not include tax payable on the procurements made under RCM. Very important. यहाँ पर मेरा टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स लिखा है, ये देखो. डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स, नॉट इनवर्ड आरसीएम, नॉट इनवर्ड आरसीएम. मतलब अगर आरसीएम का लायबिलिटी है, अब तो वैसे ही उसको कैश में पे करना है आपको, आईटीसी तो यूज कर ही नहीं सकते थे. कम ऑन. अगर आरसीएम का लायबिलिटी है तो क्या मैं उसको आईटीसी से पे कर पाता था? नहीं. नहीं, वैसे भी नहीं कर पाता. उसको तो 100% पे करना था. तो क्या 1% मेरे को यहाँ पे और भी एडिशनल पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो. जो आप लोग पे करते थे वही पे करना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं. इन सिंपल वर्ड्स, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पर 1% है, नॉट ऑन आरसीएम. ओके. अब अपन देखेंगे इन एप्लीकेबिलिटी. एप्लीकेबिलिटी समझी? एप्लीकेबिलिटी क्लियर है? इज एप्लीकेबिलिटी क्लियर? एप्लीकेबिलिटी कब आएगी? 50 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर होना चाहिए पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ. वेरी इंपॉर्टेंट. 50 लाख के ऊपर अगर टर्नओवर है आपका एंड दिस टर्नओवर इज consisting of only taxable supplies, only taxable supplies. Is it clear? एक्सपोर्ट नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल. तो यहाँ पर ये हुआ सप्लाईज. देन इन दैट केस 50 अपना 50 लाख के ऊपर गया पर मंथ, देन 86 बी इज एप्लीकेबल.
अगर आप एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहे हो तो, अगर एक्सेप्शन में फॉल कर लिए, even if your turnover is more than rupees 50 lakh, then 86B would still not be applicable to you, क्योंकि आप exempt हो 86B के एप्लीकेशन से। ओके चलो अब यहाँ पर पढ़ते हैं। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहला इन एप्लीकेबिलिटी, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन had paid, if a registered person had paid income tax of more than rupees 1 lakh in preceding 2 financial year each, okay, मतलब अगर आपने इनकम टैक्स भरा है पिछले 2 सालों में, ओके, 1 लाख रुपए से ज्यादा, then 86B shall not be applicable। आई बात समझ में? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर आप 1 लाख से ऊपर टैक्स भरते हो, इट मीन्स यू आर जेन्यून। जो बंदा फ्रॉड होगा वो कैश में पैसा लेगा, यस और नो? कैश का ट्रांजेक्शन अपन ने देखा ना सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। सो कैश वाली चीजें क्या इनकम टैक्स में दिखाई जाती है? नहीं, कैश वाली चीजें इनकम टैक्स में नहीं दिखाई जाएंगी, पर आपने प्रॉपर दिखाया है, आपने प्रॉपर दिखाया, ओके, यू शोन वेरी प्रॉपरली, तभी तो आपको इनकम टैक्स भरना आया, तभी तो इनकम टैक्स भरना आया ना आपको। तो यहाँ पर अगर आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया हुआ है 1 लाख से ज्यादा पिछले दोनों ही सालों में, then in that case rule 86B shall not be applicable। आई बात समझ में? फर्स्ट एक्सेप्शन इज क्लियर। क्या यहाँ पे लिखते जाता हूँ। पहला, इनकम टैक्स पेड shall be more than rupees 1 lakh in each of preceding 2 financial year। बराबर। अब यहाँ पर एक चीज समझना, जो इनकम टैक्स है इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे टैक्स, सिर्फ ऐसे टैक्स नहीं, इट कैन बी थ्रू TDS, मैट, कुछ भी हो सकता है, मैट, AMT, कुछ भी आप लोग पे करो, ऐसे टैक्स भी इंक्लूडेड। ओके, तो ये सब चीजों में आप लोग का जो इनकम टैक्स है वो कंसिडर हो जाएगा। ओके, मतलब 1 लाख की लायबिलिटी आपने पूरी की पूरी TDS जो आपका कटा था उसके थ्रू पे कर दी, चलेगा। देन ऑल्सो यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम 86B एप्लीकेशन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन पूछो। बोलो, समझ में आया? एवरीवन इज क्लियर? समझ में आया ना सब लोगों को? प्लीज बताओ, तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो हाँ आजकल? ओके ठीक है। नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड a refund of more than rupees 1 lakh in the preceding financial year, मतलब not preceding 2 financial year, preceding financial year, on account of unutilized ITC clause under clause 1। clause 1 नीचे है clause 2, ठीक है? मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये दोनों में ही अपना 1%, सॉरी, अपने को रिफंड मिला है मोर देन 1 लाख इन प्रेसिडिंग फाइनेंशियल। ओके, देन इन दैट केस वी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ 86B। क्लियर है क्या बात? यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड लिखा है, रिसीव्ड का मतलब एक्चुअली में बैंक में मिलना चाहिए। आपने अगर अप्लाई किया 1 लाख के ऊपर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो उससे मतलब नहीं है। क्या आपको पैसा मिला? अगर पैसा मिला तो ये आगे बात करना, ठीक है? एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट है एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। अगर इन दोनों केसेस में आपको प्रीसीडिंग ईयर में 1 लाख से ऊपर रिफंड मिला, देन दैट केस 86B इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके, अगर आपको रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मिलता है मोर देन रुपीज 1 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर क्या लिखा था? 2 लिखा था, 2 फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, नेक्स्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर for an amount which is in excess of 1% of total output tax liability
applied cumulatively up to the said month in the current financial year. वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला कट कर देना, ये कट कर देना, इसे मैं गलती से रिपीट हो गया था. ओके तो यहाँ पर ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो इसका डिस्कशन करते हैं. पहले आपके चार्ट बुक में ना इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना. फर्स्ट केस को नॉट एप्लीकेबल. अब ये क्यूमुलेटिव वाली चीज क्या है वो सुनो. ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर अब तक आपने 1% के ऊपर कैश में पेमेंट कर दिया है पिछले मंथ को मिला करके, ओके, देन दैट केस करंट मंथ में आपको भरने की जरूरत नहीं. ओके एक एग्जांपल लेते तो ज्यादा समझ में आएगा. मेरा सेल है 58 lakhs. मेरा सेल है 58 lakhs. जीएसटी इसके ऊपर आता है 10,44,000. ओके सो क्यूमुलेटिव टैक्स मतलब अप्रैल है तो अप्रैल ही आएगा, मई है तो अप्रैल में, जून है तो अप्रैल में जून, जुलाई है तो अप्रैल में जून जुलाई, अगस्त है तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त. इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव रनिंग टोटल. सो क्यूमुलेटिव आता है 10,44,000. बराबर है. अब एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली में मैंने कितना पेमेंट किया कैश लेजर से? 25,000 रुपए. मेरे पास इतना आईटीसी था ही नहीं, सच्ची में नहीं था. 86B का मेन पर्पस किधर है? 86B का मेन पर्पस किधर है? आपके पास भले ही फुल आईटीसी, फिर भी आपको सिर्फ 99% यूज करना है टू द ऑफ आउटपुट टैक्स टू पे द लायबिलिटी. बराबर है. तो यहाँ पर तो मेरे पास वैसे भी नहीं था अपना आईटीसी, तो मैंने कितना पे किया जेब से? 25,000 पे किया. 25,000. सो हाउ मच परसेंटेज इज 25,000 ऑफ 10,44,000? करो कैलकुलेट. 10,44,000 का कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज? 2.39. 2.39%. बराबर है. मतलब यहां पर मैं ऑलरेडी 1% से ज्यादा पे कर रहा हूं. ऑलरेडी 1% से ज्यादा ही पे कर रहा हूं. तो मेरे को हाँ. 86B ने कुछ भी नहीं किया. 86B से मैं कुछ अफेक्ट नहीं हुआ. आई बात समझ में? यहां तक हम्म. पहली बात तो 86B लगाने का हमने सोचा क्यों? क्योंकि अपना टर्नओवर 58 लाख था, 50 के ऊपर था. ये सोच करके अपन आगे बढ़े. ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट मंथ. नाउ इट विल बी इंटरेस्टिंग. सेल हुआ 52 लाख मई में. जीएसटी 18%, 9,36,000. क्यूमुलेटिव टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अप्रैल प्लस में मई. सो टोटल टैक्स कितना हुआ? 19,80,000. 10,80. हाँ. बराबर. अभी करंट मंथ में, दैट इज मई मंथ में, मैंने 5,000 रुपया जेब से भरा. 5,000 रुपया जेब से भरा. हम्म. ठीक है. सो टोटल अब तक मैंने कितना जेब से भर दिया ये दोनों मंथ का मिला के? 25 + 5 30. 30,000. बराबर है. तो यहां पर अपने को 30,000 डिवाइडेड बाय 1980 करना पड़ेगा. अगर ये 1% से ऊपर आया देन अपने को 86 भी फॉलो नहीं करना. अभी मोर देन 1% है. अभी 1.5 आया. बराबर ना? हम्म. तो अभी भी अपने को जीएसटी 1% अपने को जेब से नहीं भरना है. भले ही आप अगर इसका रेशियो लोगे, इसका रेशियो अगर 5,000 डिवाइड बाय 19,80,000 करोगे तो कितना आएगा? देखो ऑब्वियसली 1% से कमी आएगा. 0.25%. बराबर है. Yeah. तो ऐसा नहीं बोलना कि 1% अपने को भरना पड़ेगा. ऐसा नहीं. अपने को हमेशा क्यूमुलेटिव देखना है. अगर पिछली बार आपने ज्यादा भर दिया है तो उसको भी आप इंक्लूड करो एंड देन यू चेक. आइए बात समझ में? समझ में आया इधर तक? ओके. हाँ. नेक्स्ट जून. जून में 75 लाख का सेल किया, इसके ऊपर जीएसटी 18%. इसका क्यूमुलेटिव टैक्स कितना आएगा? देखो टोटल तीनों का टोटल सॉरी 4 कर दिया मैंने. 3 का टोटल 33,30,000. बराबर है. तुम लोग कैलकुलेशन चेक करते रहना साथ में. अभी अमाउंट एक्चुअली पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मैंने सच्ची में इतना पे किया, सच्ची में इतना पे करने वाला. ओके सच्ची में इतना पे करो. अभी यहां पर ना एक्चुअली में कैसा करने का वो सुनना, क्योंकि मैं अगर सच्ची में पे कर दूंगा, देखो ये डमी है. पहली बात तो ये डमी है.
अगर तुम लोगों ने वर्किंग बनाया होगा लाइफ में कभी, तो ये डमी है, ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर सच्ची में मैं कैश लेजर से पे कर चुका हूँ, इट मीन्स मेरा खत्म हो गया ना, अभी क्या पे करोगे? अब तो कुछ पे ही नहीं करोगे ना। तो ये डमी है। ये जब मैं वर्किंग्स बनाता हूँ ना जीएसटी का, तब मुझे मालूम पड़ता है वो फिगर्स है ये। दिस आर द फिगर्स डिराइव्ड फ्रॉम आवर वर्किंग्स, आवर एक्सेल वर्किंग्स, कि मेरे को इतना भरने को आ रहा है। कम ऑन यार, कम ऑन। तो ऊपर का दोनों फाइनल है, 3B वाला, ऊपर का दोनों फाइनल होगा एक्चुअली में कितना पे किया। लेकिन करंट मंथ का इज ऑलवेज थ्रू वर्किंग, क्योंकि यहां पर तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना कि भरें कि नहीं भरें। कम ऑन यार, नहीं समझा क्या? नहीं समझा? नहीं समझा? मैंने क्या बोला? अपन जून में है, बराबर है। अब जून में डिसाइड करना है अपने को कि अपने को कैश लेजर से भरना है या नहीं भरना। और अगर मैं तुम लोग को यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ कि पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब बात खत्म हो गई ना। सोची सोची क्यों रहे हो फिर? कर दिया ना पे, अभी क्यों सोच रहे हो? तो आंसर इज करंट मंथ इज ऑलवेज वर्किंग्स। अपन ने वर्किंग बनाई है, अपन बनाते ना एक्सेल में वर्किंग, उसके हिसाब से जीएसटी भी भरते हैं। ओके, तो ये वर्किंग से डेरा हुआ। पर ये दोनों मंथ है, मतलब प्रीसीडिंग टू द करंट मंथ, इट विल ऑलवेज बी एज पर जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में अपन चेक करेंगे कितना कैश लेजर से पे किया। लेकिन करंट मंथ में अपने को वर्किंग के हिसाब से आ रहा है 12,450 भरने को। नहीं आ रहा समझ में क्या? नहीं समझा? क्या डाउट है पूछो। आज द डाउट। नहीं समझा तो डाउट पूछो, नहीं तो हाँ बोलो, दोनों में से एक। लाइव लेक्चर में इतने शांत बैठोगे तो डमी मतलब ही नहीं फिर लाइव का। डमी मतलब डमी एंड वर्किंग का बस बस वापस रिपीट करो। देखो भाई, मान के चलो मैंने तुम लोग को बोला कि मेरा ये दिसंबर मंथ चालू है, बराबर है। अब दिसंबर मंथ में मेरा सेल है 50 लाख का, इसके ऊपर जीएसटी है समथिंग समथिंग, ओके। एंड मेरा परचेज है से 70 lakhs का, ओके। से इसके ऊपर जीएसटी 18%, हम्म, ठीक है। या फिर मैं कुछ कुछ भी बोलूं फिगर, तो यहाँ पर जो आपको आंसर आएगा, अगर आप लोग ये गवर्नमेंट को पे कर चुके, 86B के बारे में सोचे बिना, हाँ ओके, तो फिर हम सोच क्यों रहे? वाई वी आर तो थिंकिंग इफ यू आर ऑलरेडी पेइंग जीएसटी, आप ऑलरेडी कैश लेजर से भर चुके हो, तो सोच क्यों रहे हो? हम लोग को ये सोचना है कि भाई इसमें कितना पेमेंट करें। इट मीन्स वी आर इन द स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन फॉर दिस अमाउंट, ओके। हाँ तो सबसे पहले आपको बेसिक वर्किंग बनाना है, बेसिक वर्किंग, नॉर्मल प्रोविजन को याद में रख के बेसिक वर्किंग बनाने का। हम्म जो भी आंसर आ रहा है आप लोग को पे करने को, ओके, वो आंसर है आपका 12,450, हाँ बराबर है। अब उसके अंदर ये जो क्या बोला था मैंने, ये एज पर वर्किंग जितना पे करने आ रहा है, ओके, इसके अंदर अपन ऐड करेंगे जो प्रीवियस मंथ में अपन ने पेमेंट की। हाँ सो क्यूमुलेटिव टोटल क्यूमुलेटिव अपना इतना पेबल, अपना इतना पे करेंगे ऐसा माना, ओके। एंड देन क्यूमुलेटिव टैक्स लिया इधर, ओके। हम्म इसको डिवाइड किया, अगर ये 1.5 से ज्यादा, मतलब सॉरी 1% से ज्यादा आया, देन इन दैट केस जो अपना आंसर आया वही पे करेंगे, जो वर्किंग में फाइनल हुआ वही हाँ पे करेंगे, हाँ बराबर है। अगर ये 1% से कम आया, तो ये हम्म वर्किंग में अपने को कुछ अमाउंट ऐड करना होगा, एंड उतना आईटीसी का यूटिलाइजेशन कम करना होगा। एक सेकंड रुको, एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। समझो 15,000 है इधर, बराबर है, इधर 12,000, इतना आईटीसी है, ये आईटीसी। थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेरे को 14,900, ठीक है। सो नेट पे कितना करने आ रहा है मेरे को? नेट पे कितना करने आ रहा है, इसका मतलब अब तक पे नहीं किया, वर्किंग बनाइए 100 रुपए की, बराबर। अब पिछली बारों का मैं तुम लोग को डेटा दे रहा हूँ, पिछली बार का डेटा, हम्म पिछली बार का 3 महीने का, पिछले मंथ का डेटा ले लो, अप्रैल में जून का, अप्रैल में का, ये जून मंथ चालू है ऐसा अजम्पशन लेते हैं, हाँ, हम्म अप्रैल में जून।
अभी एक सेकंड ना, मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन करने दो। ये टैक्स लायबिलिटी है। इसका टोटल कितना आ रहा है? 16 + 20 + 15, 57। 57 आ रहा है। कितना आ रहा है? 57 आया? 51 आएगा ना? 51 आया, ओके। क्या कितना का कॉम्बिनेशन करूं पता नहीं। हाँ सुनो, अभी अभी ये एग्जांपल है, ठीक है, फ्रीज हुआ ये। अभी ये जो दो है ये एक्चुअली में हुआ है, ये एक्चुअली में हो चुका है, हम्म। बराबर है, ये एक्चुअली में हो चुका है। अब ये जो 100 है ये होने वाला है, इधर हाँ से आया ये, बराबर है। ये टू बी पेड एज पर हाँ, वर्किंग वर्किंग्स। वर्किंग हाँ से है, हाँ, हाँ। एज पर टू बी पेड एज पर वर्किंग्स। ओके, अब अपन कंप्यूट करेंगे कि क्यूमुलेटिव कितना परसेंटेज बैठ रहा है जून तक। चलो चेक करो कितना परसेंटेज आ रहा है। अगर 1% से ज्यादा है तो हम लोग 100 ही पे करेंगे, और अगर 1% से कम है तो अपने को कुछ पे करना पड़ेगा। बोलो। 1% से ज्यादा है। चेक करो, मैं कम ही 670, रखूंगा। 370 डिवाइडेड बाय 36,000 ना? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव ओके, अप्रैल में जो। जून तक, ओके, हाँ, जून तक। जून तक, जून तक। हाँ, कम है। कितना है? 0.92%। 0.92%, 0.92%। हाँ बराबर है, मतलब हाँ। ये मंथ में अगर मैं 100 पे करूंगा, सो आई विल कॉन्ट्राविन 86 पी। ओके, समझे। समझे? यस। हाँ, तो तो मुझे रिमेनिंग अपने को 100, पे करना हाँ, पड़ेगा। 100 से ज्यादा कुछ पे करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, एज पर वर्किंग 100 आया, लेकिन लेकिन मुझे आईटीसी इतना यूज करने के बाद आया ना, सो हाँ, आईटीसी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड सो दैट आई कैन पे 1%, एटलीस्ट 1% अपने को मतलब भरना है। रिवर्स वर्किंग करके आईटीसी निकालना हाँ पड़ेगा। हाँ, रिवर्स वर्किंग करके अपने को आईटीसी का अमाउंट डिराइव होगा। ओके, मतलब अभी मुझे कितना पे करना चाहिए देखो। 140 पे का 140 पक्का, प्लस 51,000 का 1%। हाँ बराबर है, बराबर है। हाँ, जो इसका 51,000 आया ना, इसका एटलीस्ट 1% तो होना चाहिए इसका टोटल। सो अभी इसका टोटल 470 है, मतलब चार, वन 470 है, 40 रुपया। 40 रुपीज। हाँ, तो फिर आईटीसी को अपने को 40 रुपए से कम करना है। ओके, मतलब 14,860। अगर मैं इतना आईटीसी को यूज करूंगा तब जाकर के मेरा ये 140 होगा, एंड देन टोटल वुड बी 1%। आई हाँ बात समझ में? हाँ। क्लियर है अभी? अभी किसको यस डाउट है सर। क्या? नाउ एनीवन हैविंग डाउट, पूछो।
सर हाँ बोलो। ये जो अभी ये महीने में जून महीने में लेस देन 1% है पेड इन कैश। नहीं नहीं, पेड इन कैश नहीं, वापस से वही मिस्टेक। जून महीने में अपन ने वर्किंग किया है। अभी इधर यहाँ पर 100 के जगह पे 140 हो जाएगा एक्चुअली में जून के बाद। तो ही तो 1% मैच हुआ ना ये। नहीं समझे क्या? ये 100 जो है ये एक्चुअली में नहीं था। ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, ये टू बी पेड है, ये वर्किंग से आया। ये वर्किंग से आया। अपन चेक कर रहे हैं कि 1% का अपन क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। पर अपन ये डालने के बाद 0.92 ही हो रहा है। पर अपने को हाँ कितना मतलब चाहिए? 1% चाहिए। टोटल क्यूमुलेटिव 1% होने के लिए 510 होना चाहिए था पेड इन कैश। हाँ हाँ तो हाँ उसके लिए 140 हाँ चाहिए। हाँ, पर अपना टोटल कर रहे हैं तो 470 हो रहा है। तो हाँ मेरे को ये 40 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आईटीसी को 40 रुपए से कम यूज करना है। हाँ ओके। ठीक है। गुड, समझ में आया सब लोग को? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक सेकंड ना, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, लेके आता हूँ। तो आ गया समझ में रूल 86 बी का एक एक्सेप्शन था ये। ठीक है, क्लियर है? अभी और आगे एक्सेप्शन है। अभी एग्जाम्पल पूरा कंटिन्यू खत्म कर लेते हैं। सो यहाँ पर 1.27% है, तो 86 बी इज नॉट एप्लीकेबल। जुलाई, अब जुलाई के केस में अपना सेल 85 लाख है, इसके ऊपर टैक्स 15 लाख 30 है, क्यूमुलेटिव टैक्स आ गया 48 लाख 60। ओके, एंड यहाँ पर मेरे को कुछ भी पेमेंट करने नहीं आ रहा है, इतना मेरे पास आईटीसी। तो क्यूमुलेटिवली पे कितना क्या? 42 लाख, सॉरी 42,450। तो कितना है ये? 1% से ज्यादा है कि कम? अगर ज्यादा है तो फिर कुछ भी नहीं पे करना। अगर कम है, देन दैट केस अपने को जो डिफरेंशियल है 1% तक लाने के लिए उतना पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगस्त में भी सेम उसी तरीके से सिचुएशन है। तो यहाँ पर नीचे पूरा एग्जाम एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये इन एप्लीकेबिलिटी का पॉइंट है। द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को 86 पे नॉट एप्लीकेबल। सिंपल है, खुद के लिए कोई खुद क्यों रूल बनाए? ओके, सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो 86 भी फॉलो नहीं करना है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को फॉलो नहीं करना है। लोकल बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, इन लोग को फॉलो नहीं करना है। ठीक है। बाद में ये पैराग्राफ में क्या लिखा है कि अगर कमिश्नर चाहे तो भले ही आपको रूल 86 भी अप्लाई होता हो, फिर भी वो कह सकता है आपको कि आप फॉलो मत करो। ओके, सो ही कैन रिमूव द सेड रेस्ट्रिक्शन after such verification and such safeguards as he may deem fit. Thus, if a taxable person applies to commissioner, he may remove the restriction of 86B on proper verification. आई बात समझ में? इतना ही। ये नीचे समरी है, वही जो अपन ने सीखा है। बोलो, क्लियर हो गया 86B पूरा? अब एग्जाम में तुम लोग को अप्लाई करना है ये या नहीं करना है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब अगर क्वेश्चन में तुम लोग को कुछ भी नहीं बोला, इफ इन क्वेश्चन नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ भी नहीं बोला, नथिंग स्पेसिफाइड, ओके, तो फिर कुछ भी नहीं करने का। 86B नॉट टू बी अप्लाइड, 86B नॉट टू बी अप्लाइड, क्योंकि 86B का एप्लीकेशन इज इन वेरी फ्यू सर्कमस्टेंसेस एंड नॉट जनरल, नॉट जनरल। ओके, सबको नहीं करना है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है मतलब आप लोग को फॉलो नहीं करना है वो, इन एक्सेप्शंस वालों को फॉलो नहीं करना। एंड जो फ्रॉड वाला कर रहा है उसको ही फॉलो करने पड़ेगा ये, इनडायरेक्टली देखने गए तो। सो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप खुद को फ्रॉड अज्यूम मत करना। ठीक है। सो जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो फिर 86 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट इन जनरल प्रोविजन बट इट इज वेरी मच स्पेसिफिक प्रोविजन। ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन में बोला है तो फॉलो करना ही है, तो फॉलो करना ही। लेकिन आईसीआई का भरोसा कभी कभार नहीं होता है, तो क्या करने का, जब आप लोग फॉलो नहीं करते तब एक नोट लिखने का, एक अजम्पशन लिख के कि वी हैव अज्यूम्ड दैट द assessee fits into the exceptions as specified in rule number 86B। आई बात समझ में? तो अपन ने अपना पोजीशन को सेफगार्ड कर दिया। 86B नहीं लगाया, उसके पीछे रीजन भी लिख दिया, मतलब करेक्टर के दिमाग में एक चीज बैठ गई कि भाई इसको 86B मालूम है, इसने जानबूझ के नहीं लगाया।
और अगर आप डायरेक्टली नहीं लगाओगे मतलब ऐसा हो जाता है कि आपको मालूम ही नहीं। गॉट इट? आइए क्या बात समझ में? और कौन सी प्रोविजन में डाउट है जो अपन ने, जो तुम लोग को वीडियोस में देखने बोला था? 86 और भी कहाँ वीडियो में था दिख? था ना 86 ए भी, क्या नहीं था? नहीं था वीडियो में? नहीं, कोई भी वीडियो में नहीं। क्या बात, पेमेंट ऑफ टैक्स में था ना? था। अच्छा हाँ, मेरा वो बात। पेमेंट ऑफ टैक्स में था। हम्म, एक सेकंड रुको। हेलो, ओके। तो 86 भी अपना पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में था। चलो ओके, खत्म हो गया अपना। अभी और कोई प्रोविजन में डाउट है क्या तुम लोग को? या फिर अपन अभी एग्जाम्पशन स्टार्ट कर ले? एग्जाम्पशन अपने को चार्ट बुक से ही करना है। ओके, है कोई डाउट कि आगे बढ़ सकते हैं अपन? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो फिर। नहीं है, अजम्पशन लगाओ। डाउट नहीं है। ओके, चलो अभी अपन करते हैं एग्जाम्पशंस चैप्टर।